नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। रात के 9 बजते दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं, पुनीत पाठक। और आज वीकेंड है, सप्ताह के अंत के आपके कुछ ना कुछ कार्यक्रम बन चुके होंगे, लेकिन इसके पहले आज दिन भर क्या क्या हुआ और इसके पीछे क्या असल खबर है, यह समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की खबरों का बुलेटिन, जिसमें खबरें आपको मिलती A to Z। सबसे पहले बात महाराष्ट्र में सियासी खींचतान की, जो दिन ब दिन और चरम पर और बढ़ती जा रही। बागी शिवसेना के विधायक हुए हैं, लेकिन इसको लेकर असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पूरे दिन भर में किस तरह के जुबानी जंग का कांग्रेस बीजेपी के बीच में खेल चला, सुनिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचाने की कवायद कर रहे हैं। बागी विधायक और उद्धव गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, जिसमें आज सूबे के सीएम और पूर्व सीएम भी शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर कुछ इस तरह हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। सीएम बघेल के आरोपों का जल्दी जवाब भी आया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने महाराष्ट्र में चल रही उठापटक से बीजेपी का पल्ला झाड़ लिया और इसे सीधे सीधे शिवसेना की आंतरिक कलह बताया। स्वतंत्र है विधायक और सरकार बदलना चाहते हैं, परेशान हो गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई योगदान नहीं है। वैसे जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, फिर राजस्थान में उस तरह का प्रयास हुआ और अब महाराष्ट्र के जो सियासी हाल हैं वो सबके सामने। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट आर पार के मूड में दिखते हैं। उद्धव ठाकरे समर्थक बगावत करने वाले नेताओं के खिलाफ हिंसा पर उतर गए हैं। दोनों पक्षों के बीच में तीखे बयान दिन भर दिखे। शिवसेना के बागी विधायक और उद्धव ठाकरे के बीच घमासान जारी है, जिसका आज भी कोई हल नहीं निकला। आज उद्धव समर्थक शिवसेना कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो गए। शिवसैनिकों ने पहले पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के घर में तोड़फोड़ की और इसके बाद शिंदे के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर पर पत्थरबाजी की। वहीं पार्टी मीटिंग के बाद उद्धव ने शिंदे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब दास हो गए। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट ने कहा, हमारे पास 2/3 बहुमत है और जिनके पास बहुमत होता है उनके पास ही नेता चुनने का अधिकार भी होता है। और हमारा अलग गुट रहेगा, क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। आज शिंदे गुट ने 38 विधायकों की एक सूची भी जारी की। तो सियासत हो रही है, सियासत के नाम पर हिंसा हो रही है, बयानों के पलटवार हो रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल क्या है और किस तरफ जा रहा है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। पुणे में हिंसा को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लगानी पड़ी। मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कार्यालयों में सुरक्षा तय करने को लेकर निर्देश जारी हुए। डिप्टी स्पीकर एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब मांग चुके हैं। नोटिस में कहा है कि क्यों ना आपकी सदस्यता को रद्द कर दें। यानी ये अगला चरण इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। ये अगले चरण तक की पॉलिटिक्स है। हिंसा को किसी भी कीमत पर आप जायज नहीं ठहरा सकते। संविधान कानून का पालन सबको करना है। हां, सियासी नाटक अपनी तरफ, लेकिन प्रतिक्रिया में नुकसान न करें, ये अपनी तरफ। अब बात एक बड़े नुकसान की, जो हुआ था गुजरात दंगे के तौर पर, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की SIT रिपोर्ट के जो इसके खिलाफ अर्जी थी वो खारिज हो गई है। गृह मंत्री ने इस पर विपक्ष पर निशाना साधा और यह भी कह दिया कि आपको बीजेपी से और PM मोदी से माफी मांगना चाहिए। गुजरात दंगे को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत से PM मोदी को भले ही क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत आज भी थमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगी। वहीं शाह के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। अगर उनकी बात माने तो वहाँ गुजरात में दंगे ही नहीं हुआ, जाफरी साहब की हत्या ही नहीं हुई। इस दंगे को हुए 20 साल बीत गए, लेकिन वक्त वक्त पर विपक्ष दंगे के जिन्न को बाहर लाता रहा ताकि गाहे बगाहे इसका सियासी फायदा हो सके। तो एक बयान आया, एक इंटरव्यू आया, इसके ऊपर पलटवार हो रहे हैं और जल्दी मामला थमेगा ऐसा लगता नहीं।
वैसे 2002 में गुजरात दंगे मामले में गुजरात एटीएस ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज हो चुका है। मामले में संजीव भट्ट पहले से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दी। इसकी एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जो याचिका लगी थी इसको भी खारिज कर दिया और इसके बाद अब ये एक्शन सामने। चलिए बात करेंगे प्रदेश की पॉलिटिक्स की। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त निकाय चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में। बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज जबलपुर पहुंचे, महाकौशल में प्रचार किया। वीडी शर्मा ने जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इसके साथ ही उन्होंने एक विशाल रोड शो निकाला। इस दौरान वीडी शर्मा ने IBC 24 से खास बातचीत में यह दावा किया कि प्रदेश में चुनावी मॉनसून बीजेपी के पक्ष में है। वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी की बैठकों में उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी कार्य में जी जान से जुट जाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस में सिर्फ बंटाढार ही बंटाढार है। नहीं बचा है साहब, बंटाढार है। 16 की 16 जीतेंगे, एक भी नगर निगम नहीं बचेगा। 16 की 16 जीतेंगे। निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब जनसभा के साथ साथ रोड शो रैलियों का सहारा ले रहे हैं। तो 16 के 16 नगर निगम जीतने का दावा कर दिया। एमपी में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता इनकी सक्रियता देखते बन रही है, दावा देखते बन रहा। प्रचार के दौरान नेताओं की तरफ से जीत के दावे आपने सुन लिए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये कि उन्हें अपने बागियों से डर तो है, क्योंकि कई निकाय में पार्टी के बागी उनके प्रचार के परिश्रम पर पानी फेर सकते हैं। किस तरह ये नुकसान पहुंचा सकता है, जरा समझ लें, डिकोड करते हैं। भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पूरी सक्रियता से जुट गए हों, खुद सीएम जुटे हों, लेकिन उनको पता है कि कई निकायों में उनके बागी खलनायक बन सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर खाने भीतरघात करके समीकरणों को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। उन पर नजर रखना और बागियों को वक्त रहते बताना, यही काम अभी बीजेपी के आला नेता कर रहे हैं। मॉनसून आ चुका है, बुआई की तैयारी हो चुकी है और खाद की किल्लत छत्तीसगढ़ का बड़ा मुद्दा बन रही है। किसानों की समस्या गंभीर है। दुर्भाग्य कि इसका समाधान अब तक मिलता नहीं। आज 25 जून है। आज ही के दिन साल 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। इस मौके पर आज राजनांदगांव में बीजेपी ने काला दिवस मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में खाद की कमी को लेकर नारेबाजी की। 1 सप्ताह के भीतर खाद उपलब्ध कराने की मांग भी की। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, इसका एक तरीके से आपातकाल का विरोध प्रदर्शन करते हुए, काला दिवस मनाते हुए सोसाइटियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जाए, इसकी मांग की गई है। वैसे ना ये मांग नहीं है ना ये समस्या। खाद की किल्लत पर 2 महीने से बात की जा रही है और सिर्फ बात ही हो पा रही है। बीजेपी राज्य सरकार पर तोहमत लगाती है तो राज्य सरकार समस्या के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताती है। खाद की कोयले की कमी है, खाद की कमी है, वो सारी कमियां वहीं से हैं जो दिला नहीं पा रहे हैं। तो आरोप और आरोपों के जवाब में भी आरोप। असल मुद्दा है खाद का, जो मिल नहीं पा रहा। तो एक तरफ तो आपातकाल की बरसी मनाते उसका विरोध किया, तो दूसरी तरफ न केवल रायगढ़ में बल्कि प्रदेश भर में आज खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन करके सरकार को चिताने का प्रयास बीजेपी ने किया। वैसे खेती के लिए खाद कितनी जरूरी है किसी को बताने की जरूरत नहीं। खाद की किल्लत, इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार हैं, जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं। जून जुलाई में खाद की आवश्यकता पड़ती है, सरकार को पता होता है। सवाल ये उठता है, सरकार वक्त रहते इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं कर पाती ताकि इस तरह की किल्लत किसानों को दिक्कत ना दे। खाद की आपूर्ति करना राज्य केंद्र दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। फिर सवाल ये कि राज्य और केंद्र आपस में सामंजस्य इस पर क्यों नहीं बिठा पाते ताकि किसान समस्या में ना रहें। एक दूसरे के ऊपर आरोप आसान है, लेकिन हल क्यों नहीं मिलता। एक अनुमानित खाद की मांग सबको पता है, राज्य केंद्र दोनों को पता है, फिर आखिर इतना स्टॉक, इतना उत्पादन, इतना परिवहन, इतना वितरण, इसकी व्यवस्था वक्त रहते क्यों नहीं होती। ये किसानों के सवाल हैं, उनके जहन के सवाल। चलिए अब बात किसानों की दिक्कत की जैसे आपने की, तो राजनीतिक दल अपनी राजनीति पर प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और किसानों की समस्या को लेकर बात होती है, आरोप होता है, पलटवार होता है, पर जवाब किसानों को नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का आज पहला चरण संपन्न हो गया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान की कोशिश तो की,
लेकिन कुछ जगह ऐसी ही बदनाम भी रही हैं और आज फिर वहां हिंसक चरण देखने को मिले। आज एमपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए। पहले चरण में 115 जनपदों की 8,702 ग्राम पंचायतों में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव का पहला चरण ग्वालियर चंबल में हिंसक रहा। भिंड जिले में 3 जगह पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई, पथराव किया गया। भिंड के असनेट में पत्थर लगने से एसआई घायल हो गए, जबकि दतिया में दबंगों ने मतपेटी लूटकर तोड़ दी और फिर उसमें पानी भी भर दिया। पहले चरण के लिए 27,049 बूथ पर मतदान हुआ, जिनमें 22,915 सामान्य और 3,989 संवेदनशील मतदान केंद्र थे। मतदान केंद्रों पर 52,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये ऐसी जगह नहीं, इसलिए हमने कहा कि ये पहले से बदनाम रहे हैं। भिंड का, चंबल का ये इलाका और खासतौर पर वो ग्रामीण इलाका जिसकी खबर आप देख रहे थे, वहां ऐसे चुनावी हिंसा के इतिहास रहे हैं। कई नेता खोए हैं, प्रत्याशी खोए हैं, चुनाव दोबारा कराने पड़े हैं, लेकिन यहां ना तो हथियारों की होड़ थमी है और ना ही इस तरह की घटनाएं। अब ये प्रशासन के लिए चुनौती भी है और सवाल भी कि आखिर इसका अंत कहां होगा। कांग्रेस के सत्याग्रह के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मोर्चा खोलने वाली है और इसकी कमान भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को छत्तीसगढ़ में सौंपी गई। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्याग्रह के खिलाफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में प्रदेश भर में 1 जुलाई से क्रांति अभियान शुरू करने जा रही है। मंडल स्तर से जिला स्तर तक करेंगे। जिला स्तर से एक प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा का इस छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। 27 जून से प्रदेश स्तर पर आंदोलन की शुरुआत होगी और 30 जून तक संभागवार बैठकों का दौर चलेगा, जिसके बाद 1 से 5 जुलाई तक कांग्रेस विधायकों का घेराव किया जाएगा। बीजेपी की सियासी रूपरेखा पर सूबे के खाद्य मंत्री ने निशाना साधा। ये लोग भ्रमित हैं और भ्रम फैलाने काम में माहिर हैं। सूबे में विधानसभा चुनाव को 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों दल जनता के बीच अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने सत्याग्रह किया था, तो उसके जवाब में अब यह अभियान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को अभी 1.5 साल बचा है और यह वजह है कि सियासी दल जनहित के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। सवाल तो ये उठता है कि इन आंदोलनों और प्रदर्शनों से जनता वाकई जुड़ पाती, एसोसिएट करती, लाभ होता है? डिकोड करते हैं इसे। चुनाव अगर सिर पर हो तो विपक्ष ऐसे आंदोलन और प्रदर्शनों के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करता है। साथ ही जनता के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश होती है कि उनकी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन राज्य और केंद्र में 2 अलग अलग पार्टियों की सरकार हो तो सूबे की सरकार भी केंद्र के खिलाफ ऐसे आंदोलन, राज्य को मिलने वाले केंद्रीय मदद की राशि में भेदभाव के आरोप लगते रहे। कई बार देखा जाता है जिनके लिए आंदोलन होते हैं, क्या वो उनसे उतना जुड़ पाए? अब की बार भी देखेंगे क्या ऐसा हो पाता है कि। चलिए, वैसे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। निकाय चुनाव से पहले सागर के मकरोनिया नगर पालिका में एक बीजेपी प्रत्याशी ने हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया। बीजेपी प्रत्याशी ने अपने पूर्वजों को हिंदू बताया। सागर के मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 से भाजपा प्रत्याशी विपिन टोपो ने हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया। विपिन ने इस संबंध में एक शपथ पत्र और वीडियो जारी किया है। वीडियो में विपिन पंडित के साथ मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। विपिन कहते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है और उनके पूर्वज भी पहले हिंदू ही थे। क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में थे, इसलिए मैं हिंदू धर्म में आया। विपिन जल्दी धर्म परिवर्तन का आवेदन कलेक्टर को देकर इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इधर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बीजेपी पर हमला बोला, तो उधर बीडी शर्मा ने कहा कि हिंदुत्व ही भारतीय संस्कृति की असल जीवन शैली है। कहा जाता है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली में लोग जुड़ना चाहते हैं। अगर वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है तो स्वागत योग्य कदम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए धर्म सिर्फ एक राजनीति का हथियार है, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं है। सागर के मकरोनिया नगर पालिका में 6 जुलाई को मतदान होना है। एमपी निकाय चुनाव में हिंदुत्व पर सियासी घेराबंदी शुरू हो चुकी, साफ दिख रहा, और उसको लेकर बयानबाजी भी दोनों पक्षों में है और सक्रिय। असल में ये पूरा वाकया सागर से शुरू हुआ और बीजेपी के एक पार्षद प्रत्याशी ने हिंदू धर्म अपनाने का जब ऐलान किया तो ये आगे बढ़ा। कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध हुआ तो बीजेपी इसे बतौर मुद्दा हवा देने में जुट गई। लेकिन क्या धर्म और धर्म परिवर्तन हेल्दी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकते हैं?
वो भी भारत जैसे हमारे देश में, वो भी मौजूदा परिस्थितियों में इसे डिकोड करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का आजादी से पालन करने के लिए एक छूट मिली हुई है, लेकिन अगर कोई धर्म सियासत का हिस्सा बनाने की कोशिश करे तो ये मान्य नहीं होगा। इसी तरह हर व्यक्ति को यह हक है कि वो किस धर्म को माने। अगर किसी कारणवश वो धर्म बदलता है और किसी नाराज होने की कोई जरूरत इसमें दिखती नहीं है, जब तक कि कोई उसको हानि ना पहुंचाए। उसका निजी विचार हो सकता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए, लेकिन इसमें भी सियासी स्कोप ढूंढना, सियासी वजह तलाशना यह हर बार उचित नहीं होता। निकाय चुनाव की हम बात कर रहे थे, इसमें प्रचार के लिए हटा विधायक को जनता का विरोध भी झेलना पड़ा। क्या इसकी वजह आप खुद देख लें। निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे नेताओं को जनता के कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ हटा के गौरी शंकर वार्ड में, जब हटा से बीजेपी विधायक वोट मांगने पहुंचे। दरअसल विधायक जी ने जैसे ही जनता से बीजेपी को नगर पालिका में जीत दिलाने की बात की, वहां मौजूद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवाओं ने विधायक से पूछा कि हटा में आपको पहली बार देखा है, जबकि आप यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। आप भी तो आज हमने पहली बार देखो तुमसे हटा में यहाँ पे विधायक आप हो। एक आध बार कभी जीवन में देखा चक्कर। हालांकि विधायक ने बचाव में कहा कि जब भी जनता उनको बुलाएगी वो जरूर आएंगे। हटा क्षेत्र में जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। जाहिर है वोट मांगने के लिए पहुंच रहे नेताओं को जनता के सवाल और आक्रोश दोनों का सामना करना होगा। तो भले ही हटा के जनता का गुस्सा था, लेकिन यह खबर हर प्रतिनिधि, हर आम जनता के लिहाज से अहम है, हर जगह लागू है। आज मध्य प्रदेश में हटा से जो संदेश मिला है, जरा इस बात को समझ लें। जनप्रतिनिधियों को आम जनता से संवाद बनाकर रखना चाहिए। बिना संवाद की स्थिति महाराष्ट्र जैसी भी बन सकती है और हटा जैसी भी। जीत के बाद जनता को भूल नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र के विकास का ध्यान खुद को भी रखना है। ऐसा नहीं कि बस जब चुनाव का वक्त आए तब आपको वोटर्स याद आए। अब शायद वोटर्स इसका जवाब आपको ऐसे ही दे सकते हैं। रही बात मतदाताओं की, उन्हें भी अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना जरूर चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति ऐसे ही सचेत रहना चाहिए। चलिए, आप सजग रहें, आप सचेत रहें, ये हम भी चाहते हैं। अब बात उस राहुल की जो अपने आप में इतने गहरे संकट में फंसा और फिर एक प्रेरणा बनकर उभरा। 80 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में 105 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद जिंदगी की जद्दोजहद जीत कर राहुल अब पूरी तरह ठीक होकर आज घर पहुंचा। तस्वीरें बिलासपुर के अपोलो अस्पताल की हैं, जहां भर्ती राहुल साहू आज अपने घर के लिए रवाना हुआ। 10 दिन तक चले इलाज और लोगों की दुआओं का असर था कि आज राहुल पूरी तरह स्वस्थ नजर आए। राहुल साहू के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के मौके पर आम से लेकर खास लोगों तक की भीड़ अस्पताल में जुट गई। सबके चेहरे पर राहुल के ठीक होने की खुशी झलक रही थी। राहुल साहू को सकुशल घर पहुंचाने के लिए जांजगीर बिलासपुर के कलेक्टर, एसएसपी के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। डिस्चार्ज होने के मौके पर राहुल साहू को साइकिल, ट्राईसाइकिल, कपड़े समेत कई गिफ्ट मिले हैं। राहुल के साथ उनकी मां भी थी। राहुल के स्वस्थ होने पर सीएम बघेल ने संतोष जताया। डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। राहुल जब अस्पताल में भर्ती हुआ था तो राहुल के शरीर में कई कॉम्प्लिकेशंस थे। लंबे समय तक बोरवेल के गड्ढे में रहने और उसमें गिरने के चलते राहुल के शरीर में स्ट्रीचनेस और इन्फेक्शन हो गए थे। तो राहुल के चेहरे की मुस्कान और उसके आंखों की चमक ये बताने के लिए काफी है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी, लंबी, गहरी क्यों ना हो, इसका अंत होता है। और अंत के लिए इसके पहले आपको जज्बा कायम रखना पड़ता है। तो आप हौसले से, जज्बे से अपनी हर जंग को जीतें। ऐसी शुभकामनाएं हम राहुल को भी देते हैं और आप तमाम लोगों को भी। आपका वीकेंड बेहतर है, आप सेफ सुरक्षित रहें। आपसे सोमवार को 8:55 पर फिर से इसी जगह डिकोड करने के लिए मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हैप्पी वीकेंड, शुभ रात्रि।